अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपनी ज़िंदगी में खैर आफियत से होंगे। वेल, माय नेम इज़ हिरा अहमद बट एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स अकेडमी बाय बी अप्रोच। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी लेसन 45 फॉरेंसिक साइकोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे एज अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हमारा रोल क्या होता है, हम जुडिशल सिस्टम में रहकर हम किस तरह से बिहेव करते हैं और हमने उस सिस्टम में रहकर किन किन चीज़ों को फोकस करना होता है। बर्टोल ने इसकी डेफिनेशन ऐसे दी कि एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो एक लीगल सिस्टम में रह के किसी भी चीज़ को किस तरह से देखता है, किसी भी जो उनका क्राइम पर्सन होता है उसको किस तरह से लीगल वे में वो एग्ज़ाम करता है, उसके टेस्ट कंडक्ट करता है जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, और उनके रूट कॉज तक पहुंचता है कि क्या वाकई ही उसने ये क्राइम किया है, नहीं किया, अगर किया है तो क्यों किया है, या उसकी मेंटल कैपेबिलिटी उस वक्त क्या थी जब उसने वो क्राइम किया था। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जिस डिवीज़न के तहत काम करते हैं वो डिवीज़न 41 डिवीज़न अमेरिकन साइकोलॉजी लॉ सोसाइटी ऑफ APA ने बनाई है, उसके अंडर वो आके एज अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है वो उसमें वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है कि जो क्राइम किया गया है वो क्यों किया गया है। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि फर्दर उसके ऊपर टेस्ट अप्लाइज किए जाते हैं, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस उन पे अप्लाई की जाती हैं ट्रायल्स की बेसिस पे कि वो किस जगह पे आगे कौन सी उनमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्होंने ये क्राइम किया है। अब यहाँ पे हम ये नॉर्मल क्राइम्स की बात नहीं कर रहे, हम सीवियर क्राइम्स की बात कर रहे हैं। रिसर्च करते हैं कि किसी भी क्राइम का कॉज क्या है, उसको फर्दर क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, क्या ये पर्सन क्राइम करते वक्त ठीक था या नहीं था। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का एक जुडिशियल एरिया में रह के क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है, हम ये फर्दर स्टडी करेंगे। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ क्रिमिनल्स के साथ नहीं होता, इसमें जो भी चीज़ हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंडर आती है उन सब के साथ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लिंकअप होते हैं। अब फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट डाइवोर्स को भी डील करते हैं, वो कस्टडी जो चाइल्ड्स की कस्टडीज़ होती हैं उनको भी डील करते हैं, वो क्राइम की जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको असेसमेंट भी करते हैं, उनके वैल्यूएशंस भी करते हैं, जो वो अपने कोर्ट में चल के अपने स्पीच ऑफ पावर जब उनको मिलती है उस टाइम पे वो जो अपने बयान देते हैं या उस टाइम पे जो वो बातें करते हैं उसको भी वो ऑब्ज़र्व करते हैं, उसकी बेसिस पे भी वो रहकर उनकी वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। और जब उनसे क्वेश्चंस क्रिमिनल से क्वेश्चंस किए जाते हैं या लॉयर्स जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उनको अच्छे से वो देखते हैं कि क्या ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस ठीक थे, इनकी नेचर साइकोलॉजिकल थी या नहीं थी, क्या ये वैलिड क्वेश्चंस थे या नहीं थे जो किए जा रहे हैं, या जो इनके आंसर्स आ रहे हैं क्या वो वैलिड थे इस सवाल के बदले में या नहीं थे। फर्दर उनका काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो क्रिमिनल्स को ही डील करें, वो ऑफिसर्स को भी डील करते हैं। ऑफिसर्स को दोबारा से उनकी लाइफ में बहुत से इश्यूज़ आते हैं, उनको दोबारा से साइकोलॉजिकल हेल्प देकर उनको वापस उनकी लाइफ में बेटरनेस की तरफ लेकर आना भी उनका ये काम है। ये काम उनका सिर्फ एक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ नहीं है, ये काम उनका मिलिट्री के साथ भी है। ये हर वो डिपार्टमेंट जो जुडिशल सिस्टम के अंडर आके काम करता है, ये सारा उन सबको फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं। फर्दर हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट का जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है उसका बेसिकली रोल है क्या। पहला पॉइंट है बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। अब इसमें क्या होता है, जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होता है वो इस चीज़ में देखता है जो क्रिमिनल है उसका बिहेवियर कैसा है, क्राइम करते वक्त उसका बिहेवियर कैसा था, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, जो ऑफिसर्स हैं उनका उसके साथ बिहेवियर कैसा है, आई विटनेस ने उसके बारे में जो कुछ उन्होंने देखा है उस टाइम पे क्राइम करते वक्त, उस टाइम पे उन्होंने उसको किस तरह से प्रिस्क्राइब किया है।
इसमें ज्यूरी का क्या बिहेवियर है, परसेप्शन क्या है, इसमें थिंकिंग क्या बन रही है, इसमें इन सारी चीज़ों को बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च में वो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आ जाता है ट्रेनिंग या एजुकेशन। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्रिमिनल्स के साथ साथ मैंने पहले भी बताया था पुलिस ऑफिसर्स को, ज्यूरीज़ को, लॉयर्स को बहुत कम, लेकिन इन सब चीज़ों को जो जुडिशियल सिस्टम के अंदर आते हैं लोग, उन सबको ट्रेनिंग्स भी देते हैं, उन सबको एजुकेशंस भी देते हैं कि हमें किस तरह से किसी भी क्राइम को देखना चाहिए या किसी भी क्रिमिनल को हमें किस नज़र से देखना चाहिए, किस तरह से उनको हमें जज करना चाहिए। फर्दर इसमें क्लिनिकल एप्लीकेशन हम देखते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशंस का हमें पता है कि हम क्लिनिकल एप्लीकेशंस किस तरह से यूज़ करते हैं, किसी भी क्रिमिनल के साथ हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। क्लिनिकल का पर्पस को लेकर हम उन चीज़ों को किस तरह से डील करते हैं कि अगर हम उनके ऊपर फर्दर टेस्ट अप्लाइज करते हैं और फिर हमें उनके रूट कॉज पता चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है जजिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ डिफरेंट बिहेवियर। अब हम इसमें डिफरेंट लोगों के बिहेवियर्स को जज करते हैं, डिफरेंट लोगों के बिहेवियर्स को फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। अगर आपका इसमें जैसे मैंने पहले कहा था कि सिर्फ उनका पर्पस जो फील्ड ऑफ पर्पस है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ क्रिमिनल्स के साथ डील करना है, जो भी सिस्टम जुडिशियल सिस्टम के अंडर आता है उन सब को उन्होंने डील करना होता है। अगर कस्टडी का सिस्टम है तो वो कस्टडी को ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर कस्टडी का कोई केस आ जाता है कि वो कस्टडी किसके पास जानी चाहिए, कौन इतने कैपेबल है कि वो उस बच्चे को डील कर सकता है या उस बच्चे को लॉन्ग आफ्टर लेके चल सकता है। वो उसमें बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं, उसके पेरेंट्स के भी, दोनों पेरेंट्स के, फादर के भी, मदर के भी, और बाकी लोगों के भी जो उनको ज़रूरी समझते हैं या जो करीबी लोग होते हैं उनके सबके पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। उसके बाद वो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करता है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कोई भी डिसीजन लेने में। वो कोई भी साइकोलॉजिस्ट डिसीजन नहीं लेता, वो सिर्फ अपना डिसीजन इन सब की बेसिस पे लेकर जज तक पहुंचाता है कि मेरा ये डिसीजन है कि इस बच्चे को इसके पास जाना चाहिए। फर्दर वो बाकी चीज़ों को, बाकी जो हमारा सिस्टम होता है उनको, उनके बिहेवियर को स्टडी करता है, उनके मेंटल कैपेबिलिटी को स्टडी करता है कि जो लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट के अंदर जो लोग आते हैं उनको साइकोलॉजिकली कितनी हेल्प की ज़रूरत है या उनका साइकोलॉजिकली बिहेवियर कैसा है, क्या उसको मज़ीद एजुकेशन की ज़रूरत है, क्या उसको साइकोलॉजिकल बिहेवियर उसका दोबारा से मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या होता है, हमने जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होता है उसका काम क्या होता है, उसने जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको काउंसलिंग देनी होती है। जो थोड़ा सा लो लेवल के क्रिमिनल्स होते हैं उनको काउंसलिंग दी जाती है ताकि वो ये दोबारा क्राइम ना करें, ठीक है, उनके रूट कॉज तक पहुंचा जाता है। अब इसमें सिर्फ हम क्रिमिनल्स को काउंसलिंग नहीं दे रहे होते हैं, हम इसमें डील कर रहे होते हैं ऑफिसर्स के साथ भी, हम इसमें डील कर रहे होते हैं जूरी के साथ भी, हम इसमें डील कर रहे होते हैं उनके जो क्रिमिनल्स की फैमिली है, हम उनकी भी काउंसलिंग इसमें कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग कंसल्टेशन टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़। इसका मैंने पहले ही बता दिया कि जो हमारे लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं हम उन सबको भी इसमें फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट उन सबको भी गाइडेंस दे रहे होते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे कि उनको बिहेवियर कैसे चेंज करना चाहिए। वो अगर ये वाला रूल यूज़ करेंगे तो उसमें पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा, अगर वो ये वाला रूल यूज़ नहीं करते तो पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा। उनको अगर पब्लिक ये कर रही है तो उनको इस पॉइंट पे ये वाला काम करना चाहिए। ये वाले जितने सारे डिसीजंस होते हैं अकॉर्डिंग टू पब्लिक मेंटेलिटी को देखते हुए एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बताता है जितने भी लॉ एजेंसीज़ हैं उन सबको कि आप अगर ये वाला लॉ अप्लाई करवाना चाहते हैं अपनी पब्लिक के ऊपर तो इसका रिएक्शन ये होगा और इसके बेनिफिट्स ये होंगे और इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे इसके ये पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एक्सपर्टीज़, प्रोवाइडिंग एक्सपर्टीज़ टू कोर्ट।
अब हम इसमें क्या करते हैं, हम जज को किस तरह से हम जज के साथ लिंकअप करते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो जज के साथ इसमें लिंकअप होता है कि वो जो जज है वो किस तरह से केस को देख रहा है। हमने कोर्ट के इन्वायरमेंट में रहते हुए हमने लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें सोचना होता है कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो उसका लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। और अगर कोई जज की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि जज एज अ क्राइम, एज अ लॉ इस चीज़ को किस नज़र से देखता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है हेल्पिंग द लॉयर्स। अब हम इसमें फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हेल्प तो ऐसा नहीं सजेशंस देते हैं लॉयर्स को कि आपने जो जो आपके पास केस आया है, वो केस आपके पास जो आया है आपने उसको किस एंगल से आप देख सकते हैं। इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ये जो आपका क्रिमिनल है, जो आपका क्राइम है या जो आपका क्लाइंट है, उसमें ये पॉइंट्स हैं और आप अपना केस अगर जीतना चाहते हैं तो आप इसमें ये पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी को बताना है, अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर है तो उसको भी हम ये जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है वो बताते हैं कि आपका जो क्लाइंट है उसमें ये शॉर्टकमिंग्स हैं, तो आपने इन पॉइंट्स को लेकर ख़ुद को तैयार करना है कि अगर इन पॉइंट्स को लेकर आपके जो क्लाइंट है उसके ऊपर सवाल हो जाए तो उसने उसको किस तरह से डील करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी बना कैसे था। फॉरेंसिक एक लैटिन वर्ड है जो फोरम से बना था, और फोरम कहते थे ऐसी प्लेस को जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे अपने किसी भी जुडिशियल सिस्टम के तहत। वहाँ पे वो इकट्ठे होके कोई भी इकट्ठा फ़ैसला करते थे। वहाँ पे कोई एक लीडर बन के बाकी लोग अपना क्यूरीज उनको देते थे और उसके अकॉर्डिंगली फ़ैसला करता था। हर्गो मंस्टरबर्ग फर्स्ट फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट थे जो एज अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट उन्होंने अपनी खिदमात पेश की थी। अच्छा जी, अल्फ्रेड बिनेट और फ्रॉइड ने टेस्ट एप्लीकेशंस दी थी। सबसे पहले उन्होंने इन्वेंट की थी जो जुडिशियल प्रोसेस में यूज़ होती थी, और उनको अप्लाई करके उन्होंने इस चीज़ को वैल्यूएट किया था कि क्या वाकई ही जिस पर्सन ने क्राइम किया है वो क्रिमिनल है या नहीं है। नेक्स्ट 1916 में लेविस टर्मन ने इस टेस्ट को अप्लाई करना स्टार्ट किया था, साइकोलॉजिकल टेस्ट को भी और इम्प्लीकेशंस को भी, जो एज अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट अप्लाई करते हैं। और उन्होंने साथ में इंटेलिजेंस टेस्ट को भी अप्लाई किया था। जब उन्होंने ये अप्लाई उन्होंने कब किया था, जब पुलिस ने कुछ आपके पास आई थी कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए जॉब आई थी, और तब उन्होंने इनको अप्लाई किया इन टेस्ट को कि क्या वाकई ये लोग इस काबिल हैं कि इनको इस पोस्ट के लिए हायर किया जाए या ना इनको हायर किया जाए। साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स जो थी या जो एप्लीकेशंस थी वो 1920s तक जारी रही थी। वो डिफरेंट फॉर्म्स पे जब भी एज अ लॉ किसी भी जगह पे पोस्ट्स आती थी तो उन पे वो एप्लीकेशंस यूज़ की जाती थी कि वाकई जो सामने वाला पर्सन है वो इस काबिल है भी कि उसको इस लॉ के अंडर लाया जाए, इस लॉ के अंडर आके वो ये काम कर सके। आज के दौर में 2000 साइकोलॉजिस्ट हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं अंडर द लॉ सोसाइटी ऑफ APA में। हर साइकोलॉजिस्ट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अलग अलग इस फील्ड को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। अमेरिकन बोर्ड ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी एंड अमेरिकन साइकोलॉजी लॉ सोसाइटी ने 1995 में फॉरेंसिक साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया था कि बेसिकली फॉरेंसिक साइकोलॉजी है क्या। उनका कहना था कि एक साइकोलॉजिस्ट जो प्रोफेशनली अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा होता है, काउंसलिंग की फ़ील्ड में, क्लिनिकल की फ़ील्ड में, न्यूरोसाइकोलॉजी की फ़ील्ड में, स्कूल साइकोलॉजी की फ़ील्ड में, जब वो एज अ अपनी एक्सपर्टीज़ परफॉर्म कर रहा होता है तो फिर वो ख़ुद को एज अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जुडिशियल सिस्टम में भी अपनी सर्विसेज को परफॉर्म कर सकते हैं। उनका फर्दर कंसर्न इन्वेस्टिगेशंस पे होता है, डिफरेंट टाइप्स की एडवर्टाइज करना होता है, दूसरों को वो एडवाइस दे सकते हैं, वो डिफरेंट ऐसी सारी चीज़ें वो कर सकते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो जुडिशियल सिस्टम के अंडर आती हैं।
वो उन सारी चीज़ों को डील करते हैं या उन सारी चीज़ों के बारे में एवल्यूएशन करते हैं, फिर अपने रिस्पॉन्सेस देते हैं कि अगर ये काम सोसाइटी में किया जाए या इस चीज़ का लॉ बना दिया जाए तो इसके इतने बेनिफिट्स हैं और इसके इतने बेनिफिट्स नहीं हैं। अगर आप ये वाला लॉ यूज़ करेंगे तो आपका क्राइम रेशो डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर आप ये वाला लॉ यूज़ करते हैं तो आपका क्राइम रेशो इंक्रीज़ हो जाएगा। वो इन सारी चीज़ों के बारे में डील करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में वो एडवाइस देते हैं। फर्दर हम स्टडी करेंगे इसमें कि इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी की फील्ड में। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें सबसे पहले कम्पिटेंसी आता है, इंसेंटिटी आता है, एक्सपर्ट फिटनेस आता है, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग आता है, ज्यूरी कंसल्टिंग आता है। ये ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो बार बार मैं अपने प्रीवियस वॉइस नोट में रिपीट कर चुकी हूँ कि फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट किस तरह इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट कर रहे होते हैं। इम्पॉर्टेंट सब फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी, इसमें हमारे पास क्लिनिकल और फॉरेंसिक साइकोलॉजी आ जाता है। क्लिनिकल और फॉरेंसिक को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ का रूट कॉज नहीं कर लेते तो हम उसमें फॉरेंसिक साइकोलॉजी में भी हम रूट कॉज ही करते हैं। क्लिनिकल में भी हम उसकी रूट कॉज करने के बाद जो उसका रूट प्रॉब्लम्स हैं उनको जब तक हम डिटेक्ट नहीं कर लेते तो हम उसके फर्दर किसी भी थेरेपीज़ की तरफ नहीं जा सकते, और हम उसको उसका कोई भी क्योरेबल ट्रीटमेंट उसमें हम नहीं कर सकते। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का भी यही काम होता है। फर्दर हम इसमें डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन साइकोलॉजी, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है कि हमने जो क्रिमिनल से इन्वेस्टिगेट करना होता है वो हमने किस तरह से करना होता है, किन पॉइंट्स ऑफ व्यू को हमने देखते हुए उनके साथ इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है। नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे एथिकल एसेंशियल्स टू बी फॉलोड बाय द फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। ऐसे कौन कौन से एथिकल्स हैं, कौन कौन से नॉर्म्स या वैल्यूज़ हैं जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को भी फॉलो करने चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपिटेंस, रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंशली, कम्युनिकेशन हार्मनी, ये ऐसे कुछ एथिकल रूल्स हैं जो हर फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को क्या बल्कि हर साइकोलॉजिस्ट को ये यूज़ करने होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स। अगर हम एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो उसकी हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। पेशेंस किसी भी फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फीलिंग कंफर्टेबल विद एवरी पर्सन, आपको साइकोलॉजी कैसा फील्ड है कि आपने किसी भी जो आपके सामने पर्सन बैठे हैं उससे आपने ऑकवर्ड फील नहीं करना, उसको साथ अपने हार्श नहीं होना। आपने अपना एनवायरनमेंट ऐसा उस वक्त बनाना है कि जो सामने वाला पर्सन वो ईजी फील करे उस एनवायरनमेंट में और आपसे वो सारी बातें शेयर कर ले जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं। रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होना चाहिए उस पर्सन का, वो हर वक्त ओपन माइंडली और हर चीज़ को ओपनली एक्सेप्टेबल कर सके, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सके, हर नई चीज़ को वो अपने ऊपर वैल्यूएट कर सकते, उसको अच्छी तरह से समझ के ख़ुद के ऊपर दूसरों के ऊपर अप्लाई करना जानता हो।